उत्तर प्रदेश वो सूबा जहां की सियासत पूरे देश पर अपनी छाप छोड़ती है और जब उस सूबे में चुनाव का रंग परवान चढ़ता है तो यकीन मानिए मंझे हुए चुनावी पंडितों की भी सियासी समझ चकराने लगती है। अब देखिए ना, किसी जमाने में ब्राह्मणों और मनुवादियों के खिलाफ परचम बुलंद करने वाली मायावती को अब हाथी में गणेश दिखता है। वो अयोध्या जो राम जन्मभूमि और हिंदुत्व मूवमेंट का एपी सेंटर थी, वहां ओवैसी खड़े होकर मुसलमानों के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। और इन सभी बदले सियासी समीकरणों में एक ही चीज कॉमन है जिसने हमेशा यूपी की पॉलिटिक्स को ड्राइव किया है, और वो क्या है? कास्ट एंड रिलीजन। जी सही समझे आप। बारीकी से जरा अब इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की पार्टियों का ब्राह्मण प्रेम जो है वो सुर्खियां बटोर रहा है। बीएसपी मतलब बी फॉर बहुजन की जगह बी फॉर ब्राह्मण रटती हुई नजर आ रही है। अच्छा, प्रदेश भर में पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन करवाती दिख रही है। मायावती के सबसे खास सिपे सालार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आखिर ब्राह्मणों से अचानक इतना लगाव क्यों? तो बता दें कि ये अचानक तो हुआ नहीं। दरअसल 2007, जरा पीछे चलिए, जब आखिरी बार मायावती सत्ता में आई थी, लखनऊ की गद्दी पर काबिज हुई थी, तब ब्राह्मणों ने ही बड़ी भूमिका निभाई थी मायावती की जीत में। यूपी में ब्राह्मण करीब 100 सीटों पर सीधा असर डालते हैं। 1993 से लेकर 2002 तक 3 विधानसभा चुनाव में औसतन 25 ब्राह्मण विधायक चुने जाते थे। फिर खेल बदला। 2007 में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग के बाद ये आंकड़ा बदल गया। 2007 से लेकर 2017 तक हुए 3 विधानसभा चुनाव में औसतन 52 ब्राह्मण विधायक बने। सीएसडीएस के 2007 यूपी इलेक्शन पोस्ट पोल एनालिसिस की माने तो मायावती के पक्ष में तब लगभग 80% जाटव और 19% ब्राह्मणों का वोट पड़ा था, जिससे वो सत्ता में काबिज हो गई थी। अच्छा, फिलहाल ब्राह्मण बीजेपी की पकड़ में दिखते हैं, लेकिन मायावती की कोशिश ये है कि किसी तरीके से उन्हें वापस अपने पाले में ले आया जाए। और यही वजह है कि कभी परशुराम की मूर्ति, कभी विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच, कभी खुशी दुबे के बहाने ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश करती दिख रही हैं मायावती। वैसे परशुराम की याद सिर्फ बसपा को नहीं आ रही है, सपा को भी आ रही है। लखनऊ में भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाने के ऐलान से लेकर हर जिले में ब्राह्मण सम्मेलन कराने तक समाजवादी पार्टी भी इस वोट बैंक के लिए पूरा जोर लगा रही है। ऐसा लगता है कि बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया है और शायद यही वजह है कि अब तो बीजेपी भी ब्राह्मण सम्मेलन करवा रही है। जात ना पूछो किसान की। किसान आंदोलन जो पंजाब और हरियाणा के किसानों के प्रदर्शन से उठा था, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका गढ़ बन गया है। और इसका सबसे बड़ा चेहरा कौन है? राकेश टिकैत। अब टिकैत जो है वो यूं तो आंदोलन को गैर राजनीतिक बताते हैं, लेकिन उसी मंच से बीजेपी के खिलाफ नारे लगवाते हैं। उसी मंच से हर हर महादेव, अल्लाह अकबर के जयकारे भी लगाए जाते हैं। तो अब जरा ये सोचिए आप कि ये किसानों की महापंचायत, ये धरना, ये प्रदर्शन, ये खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहीं पर क्यों सिमटा हुआ नजर आ रहा है? और इसका यूपी इलेक्शन से लिंक क्या है? तो जवाब ज से जवाब है जाट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा का ये इलाका दरअसल जाटलैंड कहलाता है। और अलग अलग आंकलनों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो जाटों की आबादी है वो राज्य की कुल जनसंख्या का करीब 11 से 12% बैठती है, और वो भी खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। मतलब ये समुदाय जो है वो आंकड़ों के लिहाज से आपको लगे कि भाई बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन इस समुदाय का जो रिश्ता है वो सत्ता के गलियारे से पुराना है। इतना पुराना कि 1980 में, चलिए जरा, देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, इसी समुदाय से आते थे। यानी एक मुश्त जाट वोट भले ही चुनाव जीतने के लिए काफी ना हो, लेकिन ये जाट वोट चुनाव हरवा जरूर सकता है। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद हुए ध्रुवीकरण के बाद उत्तर प्रदेश के जाटों ने बड़ी तादाद में बीजेपी के लिए वोट किया। सीएसडीएस के पोल के मुताबिक 77% जाटों ने 2014 में बीजेपी के लिए वोट किया। 2019 में तो ये आंकड़ा बढ़कर 91% तक पहुंच गया। लेकिन अब अगर ये जाट बीजेपी से मुंह मोड़ लेता है तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी मतलब राष्ट्रीय लोकदल के लिए बड़ा मौका होगा। जाट मुस्लिम समीकरण को वापस स्थापित करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ बनाने के लिए ये विपक्षियों का हथियार बन जाएगा। क्योंकि मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक नहीं, जब किसी चुनाव में जात पात इतनी हावी हो और उस पर धर्म का भी तड़का लग जाए
तो सियासी पारा तो चढ़ना लाजमी है। मुस्लिम वोटों को सेट करने की ऑपोजिशन की कोशिशों को तब झटका लग गया जब असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर तो वो भी चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी सीधे सीधे ऐलान कर रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीडरशिप तैयार करना चाहते हैं। यानी ओवैसी का एजेंडा बिल्कुल साफ है। वो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक नहीं, एक पावर सेंटर की तरह उत्तर प्रदेश की सियासत में देखना चाहते हैं। वहीं 2019 के चुनाव में जब सपा और बसपा ने साथ में गठबंधन किया था, चुनाव लड़ा था, तब उन्हें मुसलमानों का 76% वोट मिला था। माना यह जाता है कि यह वोट इन दोनों पार्टियों के समर्थन में नहीं बल्कि बीजेपी के खिलाफ था। तो ऐसे में इस पॉसिबिलिटी को भी आप नकार तो नहीं सकते हैं कि 2022 में मुस्लिम ऑप्शन मिलने पर एसपी बीएसपी को छोड़कर एआईएमआईएम का दामन थाम ले। अच्छा, बिहार का उदाहरण तो सबके सामने है ही। सीमांचल मुस्लिम बहुल सीटों में 5 सीटों पर चुनाव जीतकर महागठबंधन का खेल असदुद्दीन ओवैसी बिगाड़ चुके हैं। जनता के मुद्दे हर सर्वे में भले ही रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार रहे, लेकिन अब देखिए रोमाना की राय यह है, मतलब मेरी राय यह है कि राजनीतिक दलों के लिए मतदाता की जो पहचान है वो उसके मुद्दों से भारी रहती है। मतदाता के मुद्दे हों या फिर विकास, ये सब तो देखिए खामखा बदनाम है। दरअसल चुनाव में जाति और धर्म के आधार पर ही असली खेला होवे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।